तनवीर मैं चेक कर लेता हूँ। Assalamualaikum everyone. Today's scenario is 7-year-old boy presented to us with complaints of headache and difficulty walking 3 months. So I'm repeating the scenario again. 7-year-old boy presented to us with complaints of headache and difficulty walking for 3 months. So this is the scenario for you, Dr. Tanveer. You have 6 minutes to complete your history. So time starts now. एक मिनट सर की बात सुनिए। एग्जाम वाले कितने लोग आए हैं अभी, जरा हाथ उठाएं जो एग्जाम वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं प्रेजेंट हूँ। पीर साहब भी हैं, शाकिरुल्लाह भाई भी हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा, कल हमारी मीटिंग हुई थी एग्जामिनर जो फैकल्टी की ना, एग्जाम के लिए। आप मेरी बात सुन रहे हैं ना? जी सर, सुन रही। कल हमारी मीटिंग हुई थी जिसमें सिर्फ फैकल्टी जो हमने एग्जाम बनाना है ये लोग थे, और आज फिर भी हमारी एक मीटिंग है रात को। जो एग्जाम का पैटर्न है वही होगा जो हम कर रहे हैं। जी बिल्कुल आपको पेपर क्वेश्चन दिया जाएगा, यानी आपको हिस्ट्री में 1 या 2 पॉइंट जो हम कर रहे हैं, दिस इज द पैटर्न ऑफ योर लॉन्ग केस। वाइवा वही होगा, यानी आपको एक सिम्टम देंगे सिनेरियो में और आपने उससे हिस्ट्री लेनी है जिस तरह आप इधर आप रह रहे हैं। फिर हिस्ट्री बेस पे डिस्कशन होगी। फिर जो है एग्जामिनेशन आपसे पूछेगा भाई इस पेशेंट में आप क्या क्या चीज एग्जामिन करेंगे और क्यों करेंगे, जिस तरह हम आपसे पूछ रहे हैं। और फिर उसी बेस पे आप डिफरेंशियल बनाओगे उसी पेशेंट का, फिर डिस्कशन होगी, फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन पे डिस्कशन होगी, दिखाए जाएंगे उसके, और फिर आपसे वही ट्रीटमेंट और रिसेंट एडवांसेस और एंड तक। तो लॉन्ग केसेस 2 होंगे, ये मस्ट, यानी एक्सपाइन का ब्रेन होगा। लॉन्ग केस आपके 2 होंगे और शायद शॉर्ट केसेस हम टॉक्स में इंक्लूड करें, भी ये फाइनल नहीं हुआ है, और शायद हम 4 स्टेशन रख लें इस तरह वाइवे के और टॉक्स के अलावा 20-20 या 30 मिनट की तरह रख लें। तो एग्जाम का पैटर्न लॉन्ग केस का तो वही है जो हम कर रहे हैं। टॉक्स वही पुराना होगा, लेकिन इसमें कुछ चीजें हम ऐड कर रहे हैं, यानी उन सेशन में कुछ चीजें ऐड किए जाएंगे। लेकिन ये बताऊं कि आपका एग्जाम पेशेंट नहीं होंगे, तकरीबन सारे एग्जाम आपका वाइवा है, आपकी नॉलेज है, आप किस तरह बोलते हैं, किस तरह डायग्नोस करते हैं, क्या आपकी जो है ना वो प्रेजेंटेशन के बाद आप क्या हिस्ट्री लेंगे, वही एग्जामिनर आपके सामने बैठा होगा और आप सिखाएं कि भाई अच्छा अगर मैं पेशेंट हूं तो आप मुझसे किस तरह हिस्ट्री लेंगे। यानी एग्जाम का पैटर्न वही पुराना पैटर्न है, लेकिन इसमें सिर्फ मरीज नहीं होगा। तो मरीज की वजह बेस पे आपने इमेजिनरी फाइंडिंग बताने की ये चीजें हो सकती है इसमें। तो जो हम कर रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं अभी एग्जाम में, ये ना आप लोगों के इस लॉन्ग केस में, दिस विल बी द पैटर्न इन योर एग्जाम फॉर लॉन्ग केसेस। टॉक्स वही है और शॉर्ट केसेस का भी यही पैटर्न होगा। आपसे कहें कि भाई ये तस्वीर बताएं कि ये क्या चीज है और चलो इसमें क्या देखेंगे और डिस्कशन होगी इस तरह। समझ आ गए? तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, शायद आसान हो शायद मुश्किल हो। इसमें जो मुझे जो मुश्किल चीज नजर आ रही है वो है यानी इसमें वाइवा जरा ज्यादा होगा, क्योंकि आपका वहाँ पे 30 मिनट तो आप हिस्ट्री की एग्जामिनेशन करते हैं तो आपको टाइम बचता है, लेकिन यहाँ पे जरा 2 लॉन्ग केसेस होंगे। दूसरा, आप लोगों ने सब ने जो एग्जाम में अपियर हो रहे हैं, इन लोगों ने 10-10 जिस तरह आप बता चुके हैं 10 प्रेजेंटेशन बना ले, 10 स्पाइन पे, 10 ब्रेन पे, मुख्तलिफ चीज़ों पे, और उसमें आपने एक मरीज की हिस्ट्री आप लिख लें। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होगी, ठीक है। फिर उसका हिस्ट्री बेस पे डिफरेंशियल लिखी, इसमें ये चीज़ बनती है। फिर एग्जामिनेशन फाइंडिंग उसी मरीज की लिख ली, फिर एग्जामिनेशन बेस पे डिफरेंशियल का नाम लिख लें। फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन कौन कौन से करेंगे और फिर ट्रीटमेंट क्या होगी। ये आपने तकरीबन 25 स्लाइड्स की या 30 स्लाइड्स की प्रेजेंटेशन बनानी पावर पॉइंट पे। आपने 10 प्रेजेंटेशन बनानी है और ये आपने जब बन जाए तो अपने सुपरवाइजर से बात कर ले, तो वो कोई भी आपको एक ईमेल देंगे, फिर उस पर आपने भेजने हैं। मैंने अपने बंदों को बता चुका हूँ, फिर आप लोग जो असद साहब और शाकिरुल्लाह साहब आप लोग भी इस तरह करें, आप लोग को सुपरवाइजर बता देंगे, लेकिन ये है। सो दैट वाज अबाउट योर एग्जाम। और अभी तनवीर कहे तो शुरू कर ले। जी सर, एक मिनट हम जरा थोड़ा वेट कर लें। सर एग्जाम मिड जुलाई में है। आप लोग को ईमेल आए हैं? अभी सर कह रहे हैं ना कि 9 को एक और मीटिंग होनी है, फिर उसमें फाइनल। आप लोग ईमेल आ गए कि नहीं? नो सर, अभी तक कोई ईमेल नहीं आया। तो फिर कैसे आप मिड जुलाई कह सकते? कुछ सुपरवाइजर से सुना है सर। हमारा ये ख्याल है कि हम जुलाई के एंड पे करें,
लेकिन रात को ये बात हो रही है कि जुलाई के एंड में भी मुश्किल है। तो हमने क्या करना है कि हमने रात को हमारी एक और मीटिंग है, हम 3-4 लोग ये एग्जाम पूरा बना लेंगे ना, उसके बाद फिर हम क्या करें कि हमने एग्जामिनर्स के साथ जूम मीटिंग करनी है। उसके बाद फिर अब सब लोगों के साथ भी मीटिंग होगी, जूम मीटिंग सबके साथ होगी। ठीक है। और इन्हें पैटर्न समझाने के लिए, तो उसके बाद फिर डिसाइड होगा। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि जुलाई में हो जाए, मैं आपको ये बता दूं। बाकी देखते हैं, आप लोगों ने हर दिन एग्जाम का है आप लोगों को, और बिल्कुल इसके लिए आप लोगों को जितना टाइम मिला, मेरा नहीं ख्याल कितना टाइम किसको मिला होगा एग्जाम के लिए। ठीक है सर, बिल्कुल। तो ये इसमें पता सर एक और रिक्वेस्ट थी सर क्योंकि सर टॉक्स वगैरह भी है सर, तो काइंडली अगर हमें टॉक्स के पैटर्न पे थोड़ा सर वो इसमें आप सर हेल्प करें। ये जो है ना, ये इसी हफ्ते हमने अपनी वार्ड की जो प्रेजेंटेशन शुरू की, इसमें हमने एक दिन टॉक्स का भी रखा है ना। तो हमारा भी पैटर्न चेंज है, क्योंकि हमारे जो बाकी लोग हैं उसको भी जरूरत पढ़ाना है। नए लोग आए हैं बेचारे, वो कहेंगे यार क्या चीजें डिस्कस हो रही थी, तो समझ में नहीं आती। तो हमने उसमें पेपर भी रखा है, हमने टॉक्स भी रखे, शॉर्ट केसेस भी रखे, लॉन्ग केस, सब चीज हमने रखी इसमें। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके अंदर टॉक्स भी हैं और बाकी चीजें भी हैं सारी, ठीक है ना, केस भी है, टॉपिक प्रेजेंटेशंस भी हैं सारी। जी डॉक्टर फारूक। आवाज क्यों नहीं आ रही मुझे? हमें भी नहीं आ रही मैडम। आवाज क्यों नहीं आ रही? भाई हमने कुछ चीजें डिस्कस कर रहे हैं, मैं अभी स्टार्ट ही नहीं किया इसलिए। अभी स्टार्ट करें, ठीक है जी डॉक्टर तनवीर आप स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर तनवीर है। मैं आपसे आपकी बीमारी के बारे में कुछ पूछूंगा। जी जी। आपके साथ कोई बड़ा है आपका? नहीं आप मुझसे पूछ लें। आपका नाम क्या है? मेरा नाम फारूक। अच्छा, आप अपना रोजमर्रा का काम कौन से हाथ से करते हैं? मैं सीधे हाथ से करता हूँ। अच्छा, आप कहाँ पे रहते हैं? मैं लड़का हूँ। ठीक है। अच्छा, आप यहाँ पे किस मसले की वजह से आए हैं? मैं आपको बताया कि मुझे जो सर में दर्द रहता है और जो है वो चलने में भी मसला हो रहा है, 3 महीने हो गए। ठीक है। अच्छा, इन चीज़ों के लिए मैं आपसे कुछ चीज़ें पूछूंगा, आपने मुझे उसका जवाब सिर्फ हाँ या ना में देना है, ठीक है? जी पूछे। आपको बेहोशी के दौरे तो नहीं पड़ते? बेहोशी के दौरे तो नहीं पड़ते। अच्छा, आपको जो है बोलने में कोई मसला तो नहीं होता? अटक के तो नहीं बोलते आप? जी नहीं। अच्छा, आपको दिखने में कोई मसला, नजर में तो कोई कमजोरी नहीं है, या दो नजर तो नहीं आते? हाँ धुंधलापन है उसमें, और कभी कभी 2 भी नजर आते हैं। ठीक है। अच्छा, आपने बताया चलने में मसला, इसके अलावा आपको जिस्म के किसी और हिस्से में कमजोरी तो नहीं है? नहीं ऐसा कमजोरी नहीं है, लेकिन चलने में मसला होता है बस। ठीक है। अच्छा, आपको सिर्फ चलने में मसला होता है या टांगों में कमजोरी भी महसूस करते हैं साथ में आप? नहीं कमजोरी ऐसे तो नहीं महसूस करता, लेकिन ये कि चलते हुए मुझे लड़खड़ाना हो जाता है। ठीक है। जब चलते हैं तो आप टांगे खोल कर चलते हैं? नहीं वो सही है, वो मतलब ऐसे हाँ कभी कभी होता है कि अपने आप को संभालने के लिए फिर करना पड़ता है। ठीक है। अच्छा, जब आप चलते हैं तो चलते थे एक साइड पे गिर तो नहीं जाते? होता है कभी 1-2 मतलब ऐसा हुआ है कि, लेकिन अच्छा, किस साइड पे गिरते हैं? ये तो मुझे याद नहीं है, लेकिन ये कि चलने में मसला होता है तो फिर वो लड़खड़ा के कभी गिर जाता हूँ। चलते हुए किसी सहारे की जरूरत नहीं होती आपको? वो तो होती है ना अभी। अच्छा, चलते हुए आपकी टांगे आपको भारी तो महसूस नहीं होती कि बहुत भारी हैं, आप उठा नहीं पाते? नहीं ऐसे नहीं है इतना। आपने बताया कि आपको जो सर का दर्द है 3 महीने से, आप मुझे बताएंगे जी अचानक होता है आहिस्ता आहिस्ता होता है? सर का दर्द तो शुरू हुआ था अचानक से, लेकिन फिर ये कि बढ़ता जा रहा है। अच्छा, ठीक है। ये कहाँ से शुरू होता है आपको? सर का ये पीछे वाले हिस्से से में ज्यादा दर्द होता है, फिर उसके बाद कुछ देर के बाद पूरे सर में आ जाता है। ये दर्द मुस्तकिल रहता है या आ जाता है और चला जाता है? नहीं मुस्तकिल रहता है, बस थोड़ा सा कभी कम हो जाता है, लेकिन वरना मुस्तकिल रहता है।
कोई खास वक्त जिसमें ज्यादा होता हो या सुबह के वक्त ज्यादा होता हो? नहीं, वक्त तो ऐसा कुछ खास नहीं है, लेकिन सुबह में होता है ज्यादा। सुबह में ज्यादा होता है। अच्छा, खांसी से, छींकने से या उल्टी करने से इसका कोई दर्द से ताल्लुक ये है? बात सही नहीं आ रही। हाँ, खांसी वगैरह से बढ़ जाता है। खांसी करने से। अच्छा, और उल्टी तो नहीं होती आपको साथ में? उल्टी भी हो रही है अब तो। उल्टी के बाद क्या होता है दर्द के अंदर? दर्द बढ़ जाता है, कम हो जाता है, वैसे ही रहता है? थोड़ी देर के लिए कम हो जाता है। थोड़ी देर के लिए कम हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद दवाई खाने से दर्द में भी फर्क आता है? थोड़ा सा फर्क आता है उसके अंदर। ये दर्द कितना शदीद होता है? अगर मैं आपसे 1 से 10 के दरमियान में पूछूं तो कितना शदीद होगा? शदीद होता है, तो काफी शदीद होता है। चलें, ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताएं, कभी आप हॉस्पिटल में एडमिट तो नहीं हुए या कोई आपका ऑपरेशन तो नहीं हुआ? नहीं, पहले कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। कोई आपको श्वाएं तो नहीं लगी कभी? नहीं, स्वाइन वगैरह नहीं लगी कभी। आपका वजन तो कम नहीं हुआ? वजन तो अभी थोड़ा, उल्टियां वगैरह ज्यादा हो रही हैं तो अब थोड़ा महसूस हो रहा है, वरना वैसे तो सही है। ठीक है। अच्छा, आपको या आपके खानदान में से किसी को टीबी तो नहीं है? नहीं, टीबी का तो मसला नहीं है। मेरे 7 साल का बच्चा है। अच्छा, उसके बाद आपको बुखार तो नहीं है? आप उसकी हिसाब से पूछो ना, 7 इयर्स का बच्चा है। जी, बुखार नहीं हो रहा आपको सर। बुखार नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, आपको चीजें उठाने में से कोई मसला नहीं होता? चीजें उठाने में तो ऐसा मसला नहीं होता, लेकिन कभी कभार जो है वो हाथ से कुछ गिर जाता है। जब आप कोई काम शुरू करने लगते हैं तो आपके हाथ कपाते तो नहीं है? नहीं, इतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन अभी तो कोई काम कर भी नहीं रहा। अच्छा, आपको कमर में दर्द नहीं होता? कमर में आगे या पीछे झुकने से कमर में दर्द तो नहीं होता आपको? नहीं, कमर में तो कोई दर्द नहीं है। अच्छा, और उसके बाद आपको पेशाब छोटा जो है वो रुक जाता हो, बंद हो जाता हो या खुद ब खुद निकल जाता है, ऐसा तो नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो लास्ट ठीक है। 30 और सेकंड से आपने बताया आपको आपकी टांगे किसी, ठीक है। अच्छा, आपको खाना खाने में कोई दिक्कत तो नहीं होती? खाना खाने में नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि खांसी आ जाती है। चेहरे के किसी हिस्से में कोई तकलीफ तो नहीं है, कमजोरी तो नहीं है आपको? नहीं, कोई कमजोरी नहीं है। खाना खाते हुए नाक से तो नहीं निकला था खाना? नहीं, ऐसा नहीं है, बस खांसी कभी कभी आ जाती है। अच्छा, आपके कंधे हिचकाने में तो कोई मसला नहीं होता आपको, या सुनने में इस, कोई मसला होता हो? नहीं, इसमें मसला नहीं, सुनने में कोई मसला नहीं। अच्छा, आपने जो आपको दो दो नजर आते हैं, आप बताएंगे कि ऊपर देखने में दो नजर आते हैं, साइडों पे देखने में दो नजर आते हैं, नीचे देखने में दो दो नजर आते हैं? ये तो नहीं पता चलता, लेकिन ये कि ज्यादा जो है ना, जब होता है मसला तो फिर सरकदा जब बढ़ता है तो फिर दो दो नजर आने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, ये नहीं पता कि साइडों से या ऊपर देखने में दो दो नजर आते हैं? टाइम पूरा हो गया, तो कैन यू समराइज? ठीक है जी सर, तनवीर हो साहब, गया। कैन यू समराइज योर हिस्ट्री? जी सर, my patient is 70-year-old male, resident of Ladkana, Rhineland, presented with the history of headache with from 3 months and difficulty in walking from last 3 months. नहीं, इसकी According उम्र to कितनी है? patient, उम्र कितनी है उसकी? 7 एज? months, 7 years, जी जी 7-year-old sir. जी, तो आप बताएं, हिस्ट्री बताएं जरा। जी sir, according to patient, headache is sudden in onset and continuous in pattern, and it is exacerbated by leaning forward or with sneezing or coughing or straining, and it is relieved after vomiting. And according to my patient, he has also the history of difficulty in walking, and sometimes he fell down during walking, and he has widening gait during walking. But sir, here, Okay, so on the basis of your history, where is the lesion? What do you think? sir, on the basis of the history, I think the lesion is infratentorial. Infratentorial, कहाँ पे आपको लग रहा है? Sir, in the posterior fossa. अच्छा, इसमें और क्या चीजें पूछनी चाहिए थी आपको? सर, हिस्ट्री में सर? जी जी। सर, हिस्ट्री में सर तो मुझे posterior fossa में आपको कहाँ लग रहा है लीजन? मिड लाइन में लग रहा है, साइड पे लग रहा है, किधर लग रहा है? नहीं, तो आपने सवाल क्यों रोक दिया? वो क्यों नहीं पूछ रहे आपके? और क्या पूछना चाहिए था? और इसमें डिफरेंशियल क्या होंगी पोस्टीरियर फोसा में बच्चों में? जी मैम, मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ सर। पोस्टीरियर फोसा में सर मिड लाइन में लग रहा है लिया। और क्या चीज हो सकती है? सर, इट कुड बी अ न्यूप्लास्टिक लियन, और सर मे बी एन इन्फेक्शियस पैथोलॉजी। तो क्या डिफरेंशियल क्या बनता है आपका? In neoplastic lesion, the differential is medulloblastoma.
पाइलोसाइटिक एस्ट्रोसाइटोमा, एपेंडाइमोमा और ब्रेनस्टेम ग्लायोमा। ब्रेनस्टेम ग्लायोमा। और क्या इन्फेक्शन में क्या चीज हो सकती है? सर इन्फेक्शन में सर I could just place tuberculoma, sir. Tuberculoma. So how can you differentiate on the basis of history between a lesion in the brainstem or in the cerebellum? Sir, on the basis of the history, sir, brainstem region में sir lower cranial nerves के signs मिलेंगे sir, और sir cerebellum history में sir जो है हमें साथ में जो है mostly patient को walking anomalies मिलेंगी और साथ में lower cranial nerves इतनी शायद ना मिले। अच्छा, आपने ट्यूबरकुलोमा बताया, तो आपने ट्यूबरकुलोमा बताया, so why you are including tuberculoma? What are the features in this patient on the basis of which you say that this patient might have tuberculoma? Sir, just only one thing that के बच्चों में infection common होते हैं तो इस बेस पे मैं रख सकता हूँ, इसके अलावा कोई भी फेवर नहीं करता। Okay, so why you say this patient might have medulloblastoma? Sir, because the presentation of medulloblastoma is that the patient has walking anomalies, headache, and sir, second patient's age, sir, because mean age of the medulloblastoma is 5 to 7 years, and sir, it is the most common posterior fossa tumor, and sir, okay, and so mostly okay, so how you will proceed for examination of this patient? Sir, for examination, I will do the general physical examination. Then, sir, I will do the cranial examination and then the spinal examination, sir. ठीक है, करें. So, in general physical examination, I will see the pulse of the patient, blood pressure, or the respiratory of the patient to rule out the cushion-triad. And, sir, in cranial examination, I will start from. इस पेशेंट में आप पल्स क्यों देखना चाह रहे हैं? सर बिकॉज ऑफ द रेज आईसीपी सर पेशेंट को हो सकता है कि ब्रेडिकार्डिया हो। ठीक है, और बाकी आप क्रेनियल एग्जामिनेशन में क्या क्या देखेंगे? सर क्रेनियल एग्जामिनेशन में मैं सर सेकंड क्रेनियल नर्व, थर्ड फोर्थ क्रेनियल नर्व देखूंगा और सिक्स्थ क्रेनियल नर्व देखूंगा सर सेकंड, क्योंकि पेशेंट को विजन का इशू है और साथ में उसको डिप्लोपिया है, तो इसके लिए सर मैं उसकी फंडोस्कोपी करूंगा। सो व्हाट आर यू सस्पेक्टिंग ऑन फंडोस्कोपी? सर इन फंडोस्कोपी आई कुड सस्पेक्ट द पेप्लियोडीमा सर। पेप्लियोडीमा, ओके। व्हाई पेप्लियोडीमा? क्यों आपको लग रहा है कि पेप्लियोडीमा होगा इसमें? Because patient has the posterior fossa tumor, it might be compressing the fourth ventricle. That's why patient has obstructive hydrocephalus, which is causing the raised ICP. That's why patient is developing papilloedema. Okay. Okay. और क्या देखेंगे इसमें? ओके सर, उसमें सर फिर मैं डिप्लोपिया को रूल आउट करने के लिए पेशेंट से मतलब जो है एग्जामिनेशन में भी उसकी मूवमेंट करवाऊंगा, तो उससे पूछूंगा कि आपको ऊपर देखते हुए मुझे बताइएगा दो नजर आते हैं। Why you are looking for diplopia? क्यों होगा इसमें? बिकॉज सर डिप्लोपिया भी सर बिकॉज ऑफ द रेज आईसीपी सर। तो रेज आईसीपी से डिप्लोपिया क्यों होगा? सर उसमें आपके सर जो है एक्स्ट्राक्यूलर मसल्स की इन्वॉल्वमेंट होगी सर। एक्स्ट्राक्यूलर मसल तो बाहर पड़े हैं ब्रेन से। नहीं सर आपका जो है थर्ड और फोर्थ और सिक्स्थ नर्व्स की इन्वॉल्वमेंट होगी उसकी वजह से। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये आपका लफ्ज कभी इस्तेमाल नहीं करना। जी सर, समझ आ गया ना कि आपका तड़लौर, यानी आप एग्जामिनर से सर अगर आप बात करते हैं तो ये काफी इरिटेट बंदा। सो नेवर यूज द वर्ड कि आपका तड़लौर आपका फलान, बिल्कुल सर नहीं कर, मरीज का नट आपका। ओके सर सॉरी पेशेंस। ओके, और क्या चीज देखेंगे इसमें? सर उसके अलावा सर मैं लोअर क्रेनियस देखूंगा सर, इसमें फेशियल वीकनेस देखूंगा कि पेशेंट को फेशियल वीकनेस तो नहीं है, और उसके क्योंकि मेरे डिफरेंसेस में सर मैंने एपेंडाइमोमा भी रखा तो उसमें मोस्टली 7th और 8th नर्व्स की 6 और 7 नर्व की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो उसके अलावा सर हेयरिंग पेशेंट की देखूंगा, और हेयरिंग के अलावा सर उसके बाद जो है पेशेंट का जो है गैग रिफ्लेक्स, स्वेलिंग रिफ्लेक्स का चेक करूंगा फॉर द 9th और 10th लव, और सर उसके बाद जो है 11th 12th के लिए वही शोल्डर और नेक मूवमेंट्स और लास्ट में टंग। और क्या उसके बाद सर आई विल प्रोसीड फॉर द सेरिबेलर एग्जामिनेशन। The cerebral examination में I will start from the head. I will see the nystagmus. और सर first of all the frontal bossing, और उसके बाद सर nystagmus, और उसके बाद nystagmus सर स्पीच देखूंगा कि पेशेंट को स्पीच में उसकी जो स्कैन स्पीच तो नहीं है। अच्छा, इसमें कौन सा nystagmus हो सकता है? सेरेबेलम में कौन से nystagmus होंगे?
सर सेरिबेलम में सर डाउन बीट निस्टेगमस होता है। नहीं, डाउन बीट निस्टेगमस सेरिबेलम में होगा, ये क्या बात कर रहे हैं आप? कहाँ पे होगा सर? जी सर, डाउन बीट कैसे होगा? देयर आर टू टाइप ऑफ निस्टेगमस, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो सर इसमें वर्टिकल और वर्टिकल में सर डाउन बीट निस्टेगमस मिलेगा सर, बिकॉज ऑफ द। सो हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन द ब्रेन स्टेम, अपर ब्रेन स्टेम और उसमें लोअर ब्रेन स्टेम में उनकी निस्टेगमस में कैसे फर्क होगा? या अगर लीजन जो है ना सीवीजे पे हैं या ब्रेन स्टेम में है, तो व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द निस्टेगमस ऑफ द टू? सर मोस्टली अगर सर मेडुला में होगा तो उसमें लीन, तो उसमें सर अपबीट निस्टेगमस होता है। लेकिन सर अगर सेरिबेलर में सेरिबेलर रीजन होगा तो उसमें डाउनबीट निस्टेगमस होगा, क्योंकि सर रीजन्स के अंदर। तो ये हाउ वुड यू डिटरमाइन ये ब्रेन, ये जो निस्टेगमस आप कैसे एग्जामिन करेंगे इसके लिए मरीज को? तो आपने डाउन बीट और अपवर्ड जो है दोनों करने, तो कैसे करेंगे सर? इसमें सर जो है पेशेंट को मैं अपनी फिंगर्स मूव करूंगा और मूव करने के बाद पेशेंट को उसको फॉलो करे। तो सर इसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक फास्ट कंपोनेंट होता है, एक स्लो कंपोनेंट होता है। तो सर उसमें ये होगा कि जैसे ही मैं फिंगर को जल्दी से नीचे लेके आऊंगा तो उसका फास्ट ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। ओके सर। So sir, I will give the command to the patient that follow the movement of my finger, and sir, when I used to move the finger downward, then the fast component of the nystagmus will appear first, which will towards the normal side. और क्या चीज देखेंगे इसमें? आपने देख लिया अपनी cranial nerves की, अपने cerebral science की, और क्या देखेंगे इसमें? Sir, I will do the spinal examination. Sir, spine. आप lobes नहीं करेंगे? Sir, lobes में sir, my patients have my DDs and my suspicion of the lesion is the posterior fossa. So how can you say posterior fossa? क्या final है posterior fossa में? According to my differentials. अच्छा, इसमें आपको लोब नहीं करना चाहते, ठीक है? और क्या करेंगे? Sir, I will do the spinal examination. ठीक है, उसमें क्या करेंगे? Sir, I will see the tenderness on the spinal movements. And sir, I will see the weakness, any limb examination, any weakness in the limbs. और sir sphincters को देखूंगा sir. आपको spine क्यों देखना चाहते हैं इसमें? Sir, for the suspicion of drop mates. So when you are suspecting drop mates, तो उसमें क्या, किस तरह examination करेंगे आप? Sir, in drop mates, I will examine the whole neuroaxis, brain as well as the spinal cord. Any examination, what you look for? Sir, I will look for the spinal tenderness or the weakness in the leg, sir. Okay, इस पेशेंट में आपको फाइंडिंग मिल रही है, इसमें bilateral papilledema है, इसमें vertical nystagmus है, इसमें difficulty in walking है, और हिस्ट्री पे वही हेडेक है जो चीज बताई उसने। सो ऑन द बेस ऑफ दीज फाइंडिंग्स, वेयर इज द रीजन एंड व्हाट इज द डिफरेंशियल डायग्नोसिस? Sir, on the basis of the history and the examination, again the lesion is infratentorial posterior fossa in the midline. And sir, my differentials with the most probably it could be the neoplastic lesion, and sir, in neoplastic lesion it could be the medulloblastoma or pyrocytic astrocytoma or ependymoma. Okay, so what will be the difference क्लिनिकल बेस पे? क्या चीजें हो सकती हैं कि मेडुलोब्लास्टोमा और एपेंडाइमोमा में, क्या मेडुलोब्लास्टोमा और एस्ट्रोसाइटोमा में कैसे फर्क कर सकते हैं? अगर उसमें सारी चीजें हो तो कैसे फर्क होगा? Sir, again in medulloblastoma, patient mostly presents with the widening gait, and it has the truncal ataxia and head nobbing. अच्छा, on which basis you say this patient having a lesion in the posterior fossa? क्या चीज़ आपको मिल रही है इसमें? How can you say this? Sir, on the basis of the history and examination, sir, lesion in the posterior because patient has walking difficulty. And sir, secondly, patient has papilledema, which could be maybe because of the obstructive hydrocephalus.
अगर मैं कहूँ कि इसके ब्रेनस्टेम में लीजन है तो व्हाट आर द फाइंडिंग्स इन फेवर एंड अगेंस्ट ब्रेनस्टेम लीजन? Sir, only the finding is the difficulty in walking. Otherwise, in brainstem lesion, we could have the long trek signs. But this patient ठीक है, has not the long trek signs. और क्या होता है ब्रेनस्टेम में? एग्जामिनेशन पे और क्या होता है? Sir, examination में brainstem में सर lower cranial nerves में मतलब उसकी involvements होगी साथ में. नहीं तो ब्रेनस्टेम के लिए टिपिकल क्या चीजें होती हैं? Yes sir, cross hemi sir, cross hemi होगी patient को सर. इसमें है क्रॉस हेमी? No sir, इसमें cross hemi नहीं है. सर बताएं ना कि जो क्रॉस हेमी नहीं है तो यू शुड से कि क्रॉस हेमी नहीं है तो दैट इज नॉट इन फेवर ऑफ ब्रेनस्टेम. ओके, और फेवर में क्या चीजें होनी चाहिए जो इसमें नहीं है? इफ ए पेशेंट इज हैविंग ब्रेनस्टेम लीजन तो उसकी फेवर में क्या चीजें होनी चाहिए जो इसमें नहीं है? यानी क्रॉस हेमी के अलावा और क्या चीजें होंगी? सर lower cranial nerves और सर long trek signs सर. तो लोअर क्रेनियल तो क्या अगर कोई और लीजन हो तो क्या उसमें दो क्रेनियल इन्वॉल्व नहीं हो सकते जो एक्सटेंसिव लीजन हो? Yes sir, it could be involved sir. फिर? Sir clock-like weakness. तो क्लॉकवाइज वीकनेस कहाँ पे होगी? When a patient is having clockwise या anti-clock weakness, तो कहाँ will be the lesion? Sir, in the medulla oblongata sir. Okay. अच्छा, इस पेशेंट में what investigation you will advise? Sir, I will advise the baseline investigation and the specific investigations. Baseline क्या investigation आप करना चाहते हैं इसमें? So in baseline, I will do the blood profiles, X-ray chest, ECG. X-ray chest क्यों करना चाहते हैं? Why you are going to do X-ray chest? So because if I'm next time planning for the surgery, then it will be helpful. कोई और चीज आप उसमें देखना चाहते हैं? सर्जरी प्लानिंग के अलावा? Drop mats in the spine. नहीं, चेस्ट की बात करें. एक्सरे चेस्ट में स्पाइन कैसे नजर आएगा आपको? आपने एक्सरे चेस्ट की बात की तो एक्सरे चेस्ट क्यों करना चाहते इस मरीज में? सर प्री ऑप रिक्विजिटीज होती हैं सर, उसके लिए हम करवाते हैं एक्सरे. जी सर कंजेनाइटल हार्ट एनोमलीज वगैरह देखने के लिए. नहीं तो इसमें तो कंजेनिटल हार्ट एनोमली से कोई ऐसे हिस्ट्री नहीं है, तो व्हाई यू आर लुकिंग फॉर देयर? क्या एक्सरे चेस्ट में आपको कंजेनिटल हार्ट डिजीज नजर आ सकती है? ओके, और क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे? और क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे? सर इन स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन आई विल डू द. नहीं, बेस्ट लाइन में और क्या करेंगे? बेस्ट लाइन में सर बेसलाइन में सर इसके अलावा सर ब्लड सीपी है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं सर, उसके अलावा जो है पीटीआईएनआर. ब्लड सीपी में क्या देखना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं उसको? सर ब्लड सीपी में आई वुड लाइक टू सी द हीमोग्लोबिन ऑफ द पेशेंट, प्लेटलेट काउंट और टीएलसी काउंट फॉर द एनी इंफेक्शन. तो डीएलसी में क्या देखना चाहते हैं? यस सर, आप इसका डीएलसी करना चाहते हैं, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट को क्यों करना चाहते हैं और क्या देखना चाहते हैं उसमें? ओके, और क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे इसमें? सर इन स्पेसिफिक और बेसलाइन. हाँ, जो भी आप बोलना चाहिए, स्पेसिफिक क्या करना चाहते हैं उसमें? सर आई विल डू द एमआरआई सर, एमआरआई फॉर न्यूरोक्रेनियल एक्सिस, न्यूरोस्पाइनल एक्सिस. नहीं, लेकिन इसमें अगर आप वो कर रहे हैं, इफ यू आर सस्पेक्टिंग क्या कहते हैं एस्ट्रोसाइटोमा, तो फिर भी होल स्पाइन का कराएंगे. सर बट मेरा टॉप मोस्ट डायग्नोसिस है मेडुलोब्लास्टोमा. नहीं तो डायरेक्ट तो आप नहीं कराएंगे, फिर डायरेक्ट आप सबको करा ली. सब तो डायरेक्ट आपने कितने किए हैं? स्पाइन के भी किया, ब्रेन के भी, सब कुछ किया. कब कितने आपने किया अभी तक? आप तो एक तरफ से ब्रेन स्टेम ला रहे हो, तो ब्रेन स्टेम कौन सी चीजें मेट्स करती हैं? ड्रॉप मेट्स. जी सॉरी सर. और क्या करेंगे आप इसके अलावा? So first of all, I will go for the MRI brain contrast. उसमें क्या देखना चाहते हैं? Sir, I will see the location of the lesion, sir, its extensions, and sir the structure it involved, and sir hydrocephalus. तो ये सारी चीज आप क्यों देखना चाहते हैं और उससे क्या आपको क्या मिलेगा?
Sir, for planning of the surgery, sir, or the further management, sir. और कोई और चीज आपने सर्जरी प्लानिंग की, आपने फर्दर मैनेजमेंट की, लेकिन कोई और चीज भी है जिसके लिए जरूरी है कि भाई आप MRI देख लो? जी सर हाइड्रो, सर हाइड्रो, इसके अलावा कोई और चीज? फिर इसमें आप प्रोग्नोसिस बयान करोगे कि नहीं करोगे? यस सर। आप प्रोग्नोसिस बयान करोगे कि नहीं करोगे? सर सॉरी, नो आइडिया। मैं कह रहा हूँ क्या आपके लिए प्रोग्नोसिस जरूरी है कि नहीं इस मरीज के जानने के लिए? यस सर, प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज, यस। ओके, आप कभी कोई और इन्वेस्टिगेशन करेंगे आप इसमें? सर सीटी स्कैन भी करा, आई कुड गो फॉर द सीटी स्कैन। सो सीटी स्कैन किधर का? सीटी स्कैन ब्रेन, सर। नहीं, आपने MRI किया तो MRI बेहतर है कि सीटी स्कैन बेहतर है? Sir, investigation of choice is MRI, but I could go for the CT scan. नहीं, जब आपने MRI किया तो फिर स्कैन की जरूरत क्यों पड़ रही है आपको? सर अगर MRI में सर मुझे कुछ सस्पिशियस मिलता है, कैल्सिफिकेशन वगैरह देखनी है, तो उसके लिए फिर मैं CT के लिए जाऊँ। नहीं तो क्या MRI पे आप कैल्सिफिकेशन आपको नजर नहीं आ सकती? सर MRI में सर कैल्सिफिकेशन में सर जो है सिग्नल वॉइड मिलता है इतना, उसमें मतलब हाइपोटेंस से इतना डिफरेंशिएट नहीं कर सकते नेक्रोसिस वगैरह से। ओके, कुछ और इन्वेस्टिगेशन करेंगे इसमें आप? जी नो आइडिया। ओके, ये आपका MRI है, इसको जरा डिस्क्राइब कर लो। This is the MRI brain axial T1 weighted image, which is showing as hypo to iso-intense lesion in the posterior fossa midline and causing the compression of the fourth ventricle. And it is heterogeneously hypointense. इसको आप जब तक मैं आपको ना रोकूं आप बोलते रहो। इस पे किस तरह बताएंगे? आप बोलते रहो उस पे। यानी आपने MRI को ऐसा डिस्क्राइब करना है जिस तरह आप अपने कुलीग्स को पढ़ा रहे हो। आपने जब तक आपको मैं ना रोकूं आप बोलते रहो उस पे। जी बोलते रहो उस पे। Yes. It is showing a mass which is present in the midline, and the mass is hypo to iso-intense and causing the compression of the fourth ventricle in the cerebellar vermier region. हाँ बोलते रहो, मैंने तो रोका नहीं है, आप बोलते रहो, जब तक मैं ना रोकूं आप बोलते रहो। सर इसके अलावा मुझे जब तक मैं आपको ना बोलो रोको ना आप बोलते रहो। सर आई हैव डिस्क्राइब्ड द MRI, उससे ज्यादा मुझे आइडिया नहीं, आप बोलते रहो भैया। दिस इज नॉट डिस्क्रिप्शन। क्या इसके MRI क्या अंदर अब कोई चीज आपको नजर नहीं आ रही? देखिए आपने ये चीज है, ये चीज है, ये है, ये सारी चीजें हैं, ये वाले हर एक पे आपने ये वाला है, हर एक पे आपने बोलना है। जब तक मैं ना रोकूं आपको आप बोलते रहो। यहाँ पे चीज है जो कि नजर नहीं आ रही, आप उस पर कमेंट करें कि वो क्यों नजर नहीं आ रही, और सर सब चीज बोलना शुरू करें। Okay sir, so this is the MRI brain T1 weighted image of the axial view of the patient. It is showing a hypo to iso-intense lesion in the midline, which is heterogeneously hypointense, and I am also seeing the cerebellar hemispheres, and there is the compression of the fourth ventricle, and in the middle fossa there is the temporal lobe, and then I could see the orbit and the nasal cavity. Okay, so, जी
मिडिल फोसा में क्या देखना चाहते थे? Middle fossa means temporal horns of the lateral ventricle. इसके नीचे कौन सा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है? ये इसी एरो के बिल्कुल साथ ये लंबी सी कोई चीज आगे जाती हुई दिख रही है। किधर मैडम? कहाँ पे? ये वाली नीचे है। ये एक मिनट, ये वाली आगे छोड़ दें। ओके, अब इस पे कमेंट करें भाई। So this is the MRI brain sagittal plane, which is showing there is a iso intense lesion in the posterior fossa cerebellar region, which is causing the compression of the fourth ventricle and the brainstem, and the lesion is approximately 4 into 4 centimeter, and it is. ये बताएं ये क्या चीज है? ये सर मिड ब्रेन सर। और ये क्या है? ये सर ये आपको एरो नजर नहीं आ रहा है? फिर दिखाता हूँ। ये क्या चीज है? ये जी नो आइडिया। सेरिबेलर टॉन्सिल तो नहीं थे? ये क्या है? ये सर सेरिबेलर टॉन्सिल सर। ओके, और ये क्या है? ये क्या है? सर ये सर प्री मेडुलरी सिस्टम सर, प्री पोंटाइन सर, प्री पोंटाइन। ये क्या है? ये सर सिस्टर्ना मैग्ना। ये क्या है? ये जी भाई क्या था? ये क्या है? नो आइडिया सर। हाँ, थर्ड वेंट्रिकल का इसमें है। और ये क्या है? ये सर ये quadrigeminal प्लेट। और ये क्या है? ये जी सर पाइनियल ग्लैंड सर। ओके, नाउ दिस इज योर पेशेंट। अच्छा ये बताएं कि हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन ependymoma and medulloblastoma on the basis of radiology? Sir, on the basis of radiology in medulloblastoma, it is. Listen. On the basis of radiology and on the basis of histopathology. Okay, sir. On the basis of radiology, medulloblastoma are hypo to iso-intense or T1. But sir, ependymoma are also hypo to iso-intense, but they are heterogeneously hypo-intense. But sir, both are heterogeneously hyper-intense on T2, and both are heterogeneously contrast enhancing. Sir, but on the basis of histology, in ependymoma, sir, we have in medulloblastoma we have Homer-right rosettes. But sir, in ependymoma we have pseudo rosettes or true rosettes. And sir, there will be effacement of the ventricle in the medulloblastoma or the banana sign. कंट्रास्ट एनहांसमेंट कैसी होती है दोनों की? कोई डिफरेंस है दोनों में? Contrast enhancing, both are heterogeneously contrast enhancing.
But in ependymoma, exophytic component of the ependymoma into T2 weighted image, exophytic component of the ependymoma is hyperintense, more दोनों का hyperintense. ओरिजिन कहाँ से होता है? मेडुलोब्लास्टोमा का और एपेंडाइमोमा का ओरिजिन कहाँ से होता है? Medulloblastoma arise from the roof of the fourth ventricle at the region of vestigium, and ependymoma arise from the floor of the fourth ventricle. ठीक है, तो ये बताएं कि ये जो स्कैन आपके सामने है इसके ऊपर आपको क्या लग रहा है? अभी आपका क्या डायग्नोसिस क्या होगा इसके ऊपर? In this scan, most probably it is medulloblastoma. मेडुलोब्लास्टोमा, सिर्फ मेडुलोब्लास्टोमा. Because anterior wall of the fourth ventricle is surrounding it. It is called Brana sign. कुछ जगह का भी डिफरेंस होता है मेडुलोब्लास्टोमा और एपेंडाइमोमा की ओरिजिन का? Yes, ma'am. Medulloblastoma from the roof of the fourth ventricle and ependymoma from the floor of the fourth ventricle. और कोई चीजें ओके. अच्छा, ये बताइए कि इस पेशेंट में, ये पेशेंट आपके सामने है, आपने हिस्ट्री भी ली, आपने एग्जामिन भी किया, आपने इन्वेस्टिगेशन भी, डिस्कशन हो गई. So how would you manage this patient? Sir, for the management, I have the two lines of the management. First is for the management of the hydrocephalus, and other is for the management of the tumor. For the hydrocephalus, आप ट्रीटमेंट कैसे शुरू करेंगे? Sir, treatment, sir, first of all, I will optimize the patient and prepare the patient for the surgery. And for the hydrocephalus management, I will go for the VP shunt. ठीक है. And after sir VP shunt, then I will go for the tumor excision surgery, sir. क्या VP shunt के अलावा कोई और ऑप्शन है हाइड्रो के लिए? Yes, sir. I could also do the EVD or sir for the third ventriculostomy. अच्छा, EVD और VP shunt दोनों में क्या फायदे हैं, क्या नुकसानात हैं? Sir, if the patient arrive and he is deteriorated, then I will sir, then the EVD is a simple procedure. And sir, बेनिफिट बताइए. पेशेंट स्टेबल है, आप EVD करना चाहते हैं, आप शंट करना चाहते हैं, आप शंट करें या आप EVD करें. एक बंदा कह रहे मैं EVD करना चाहता हूँ, पर आप दूसरा कह रहे मैं शंट. दोनों में फायदा क्या, नुकसान क्या दोनों का? सर EVD के अंदर सर आपने इस पेशेंट के हिसाब से बात करनी है, ठीक है जी? यस सर. EVD और हाइड्रो शंट की बात करें सर आप. सर EVD के अंदर सर इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं सर. ये पेशेंट है, इसको आप शंट कर रहे हैं, शंट का क्या फायदा है और क्या नुकसान है इसका? सर शंट का सर फर्स्ट ऑफ ऑल फायदा ये होगा कि सर उसमें हाइड्रोसेफेलस विल क्विकली रिजॉल्व, एंड सर पेशेंट को बेड मैनिपुलेशन जो होती है उसकी नीड नहीं होगी सर. और इसके अलावा जो है सर पेशेंट को इन्फेक्शन के चांसेस कम होंगे. द डिसएडवांटेज इज द ब्लॉकेज ऑफ द शंट. अच्छा, और शंट के नुकसान क्या है? सर इट कुड बी ब्लॉक्ड सर. बताइए ना, जितनी भी है आप एक बात ना करिए भाई, आप बताइए. आप रोकना नहीं. शंट के क्या नुकसान है इस मरीज में? इस मरीज को देख, इसमें शंट का क्या नुकसान होगा? सर ड्यूरिंग शंट इफ लोकेशन प्रॉपर नहीं तो वी कैन हिट द ट्यूमर सर. और अगर इंफीरियर जाएंगे तो ट्यूमर को हिट कर सकते हैं. ओके. अच्छा, इसको और फिर क्या करोगे? आपने शंट या EVD डाली, फिर क्या करोगे? Excision of the tumor, but before excision of the tumor, I will go for the counseling of the family, sir. So I will briefly inform about the associated injuries during the surgery, like cranial injury, like tumor is near to the brain stem. आप कैसे ऑपरेट करोगे उसको? Sir, for surgery, sir, उसके साथ मैं उसमें सारा वो करूँगा कि मेट्रोसेस्ट्री वो पोटेंशियल है, मोटर वे पोटेंशियल. I will arrange for the CUSA and the microscope. Prerequisites सर जब हो जाएंगी, then I will go for the infratentorial suboccipital craniotomy, sir.
सर कंटिन्यू करूँ? हाँ तो बताइए पूरा, how you would do it. Okay, sir. Okay, so sir, first of all, I positioning of the patient. I will after the intubation and safe mechanical ventilation, I make position of the patient which will be prone, and sir, I will there will be a reverse standard position. Head will be up, more up than the heart, and then sir, the head will be slightly 45-degree flex downward. Then sir, I will mark my incision, and after giving the local anesthesia, my incision will be from the occipital protuberance to the C2 to C3 level. Then sir, after skin incision, I will dissect the subcutaneous fat and the muscle with the help of monopolar cautery. Then sir, I will do the burr holes, and sir, the position of my burr hole will be below the transverse sinus, and sir, away from the midline. Then I will do the cranectomy, and sir, the boundaries of the cranectomy will be superior boundary will be the inferior part of the transverse sinus, and then sir, after doing the cranectomy, I will also take the arch of C1, and I will open the foramen magnum, but up to the 1/3 of the occipital condyle. Sir, after that, I will give a Y-shaped incision to the dura. 1/3 of what? Yes, sir. 1/3 of what? I will take the 1/3 of occipital condyle. ये बताएं कि अभी तक आपने कितने occipital condyle ली हैं? हेलो, सॉरी सर, मैंने पढ़ा था शायद। अभी तक आपने जब इन्हें पोस्टेफो से तो हमारे वार्ड में मेरे ख्याल में हफ्ते में तो एटलीस्ट एक होता है, एटलीस्ट आपने कितने occipital condyle रिसेक्ट किए अभी तक? सर नहीं किया सर। तो फिर आप क्यों बता रहे हैं? सॉरी सर। ओके, और सर, then I will give a Y-shaped incision to the dura, and sir, then in child there is an aberrant occipital sinus, so I will ligate the occipital sinus, and then after ligation I will cut the occipital sinus. Then sir, the structures which will be visible will be the cerebellar tonsils and the cisterna magna. So sir, after that I will suck the CSF through the cisterna magna in order to relax the brain, and after that sir, I will retract the cerebellar tonsils. After retracting the cerebellar tonsil, I will see the cerebellar vermis and cerebellomedullary fissure laterally. So sir, I will go through the telovelar approach, and I will open the cerebellomedullary fissure laterally, and after opening the cerebellomedullary fissure, आपकी आवाज बार-बार कट रही है, तो आप देखें इसको दोबारा। ओके, मैं अप्रोच दोबारा से स्टार्ट करूं? नहीं, बस आप दोबारा बताएं कि आप टॉन्सिल पे हैं तो क्या करेंगे फिर? Okay, cerebral. I will retract the cerebellar tonsils. After retracting the cerebellar tonsils, I will see the vermis of the cerebellum, and laterally I will see the cerebellomedullary fissure. So I will go through the telovelar approach. So I will open the cerebellomedullary fissure, and after opening the cerebellomedullary fissure, I will see the roof of the fourth ventricle, which is formed by the tilia choroida. So after opening the tilia choroida, I will see the tumor. So when I reach the tumor, then the basic principle will be I will do the internal debulking anterior superiorly, and then I will find the cleavage plane, and then I will do the maximum safe resection of the tumor. सर ये बताएं टीलोविलार के अलावा और कौन सी अप्रोच हो सकती है? ट्रांसवर्मियन अप्रोच। दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या बेनिफिट है? In transforming approach, patient can develop the symptoms like mutism, or it has the gait abnormally post-operatively. But in telovelar approach, this cerebellomedullary fissure is the natural orifice through which we can enter. So we do not need to dissect the cerebellar parts.
but in transfemoral approach, we can extend on both sides. ये बताइए इस पेशेंट में क्या कॉम्प्लिकेशन होंगी ऑपरेशन की? So during surgery, there could be the injury to the lower cranial nerves, could be the injury to the brainstem, and sir, injury to the posterior inferior cerebellar artery, or I could also damage the basilar artery during opening, vertebral artery when I was opening the patient, and CSF leakage, sir. नहीं, जो आप निशान डाला है तो फिर क्यों CSF लीकेज होगी? So if I'm not properly closing the dura, sir. Okay. अच्छा, histopathologically, what is the differences among astrocytoma, ependymoma और medulloblastoma? बल्कि ependymoma में क्या होगा? Yes, sir. In ependymoma histopathology, there will be the pseudo rosettes or the true rosettes, but in medulloblastoma, there will be Homer right rosettes. What is the difference between pseudo rosette or true rosette? Sir, in the true rosettes, in the pseudo rosettes, there will be the cytoplasmic projections which are surrounding the artery, but in the true rosettes, central artery is absent. नहीं, और सेल की अरेंजमेंट कैसे होगी? Capillary, sir. Capillary, yes, sir. What will be the arrangement of those cells? In the true rhythm, just like a rose, being cuboidal cells. Okay. Achha, what is the prognosis of medulloblastoma? Prognosis, sir, medulloblastoma prognosis is a 5-year prognosis-free survival. Is there are two? There are the standard risk or the poorest. In standard is the 50% prognosis, and in the poorest patient there is the 35 to 50% prognosis. What is the क्या कहते हैं poor risk factors, poorest patients, जो poor risk prognosis है, find sketches है उसमें. What are those risk factors on the basis of which we can say that this patient has poor prognosis? Okay, sir, if patient is having the drop meds, if the age is less than 3 months or less than 3 years, and sir, drop meds less than 3, if the residual tumor is more than 2 centimeters, and sir, the fourth one is. ओके बस आपका वाइवा खत्म हो गया. अच्छा भाई, जो एग्जाम वाले हैं बताएं, जो इसने हिस्ट्री पे बताएं, इसने क्या अच्छा बोला क्या बुरा बोला. फिर असद साहब आप बताएं. सर हिस्ट्री जब इन्होंने ली तो उसमें हिस्ट्री में इन्होंने पहले जो हेडेक था उसको एलाबोरेट करने से पहले वो वापस गेट में चले गए. जब ये स्क्रीन कर रहे थे इनिशियली, तो स्क्रीनिंग में ही इन्होंने वो प्रेजेंटिंग इलनेस की हिस्ट्री लेना साथ ऐसे स्टार्ट किया कि वो सही तरीके से प्रॉपर स्क्रीन नहीं किया था इन्होंने. आफ्टर मतलब समझ नहीं आ रहा था कि ये स्क्रीन कर रहे हैं या वो कर रहे हैं. तो उसके बाद जब हेडेक की हिस्ट्री थी उसको प्रॉपर्ली एलाबोरेट करना था, तो उसमें कुछ सवाल उन्होंने मिस किए थे. बाकी वीकनेस के हिसाब से इन्होंने किया. लोअर क्रेनियल नर्व्स के बारे में पूछा, तो उसमें लोअर क्रेनियल और ब्रेन स्टेम आखिरी 10 सेकंड में उन्होंने सरसरी सा टच किया था उसमें. तो सेरिबेलर फीचर्स भी इसमें पूछने थे, तो वो इन्होंने मिस किए थे. सेरिबेलर फीचर्स पूछने के लिए कुछ मिस किए थे, कुछ पूछे थे. तो हिस्ट्री में ये था इनका. ओके, बशीर, इसने एग्जामिनेशन में क्या अच्छा किया क्या बुरा किया? अस्सलाम वालेकुम सर. एग्जामिनेशन में सर चूंकि द लीजन इज इन द पोस्टीरियर फोसा, और हिस्ट्री में ही इन्होंने ये पूछना था कि भाई ये होल्ड करके किसी ऑब्जेक्ट को चलते हैं, ये गिरते किस तरफ है, वो इन्होंने सही एलेबोरेट नहीं किया. जब ये पोस्टीरियर फोसा पे अगर लीजन है तो इनको ये डिस्डाइडोकोकाइनेसिया और ये जो ट्रंकल अटैक्सिया और टेंडम वॉक वगैरह ये इन्होंने करनी थी, जो इन्होंने इनसे रह गई या मिस हो गई व्हाटएवर. तो बाकी एग्जामिनेशन में मतलब इनको कंफ्यूजन हो रही थी कि मैं अपर क्रेनियल नर्व पर ज्यादा फोकस करूंगा या लोअर क्रेनियल के ऊपर. दैट्स ऑल सर जो मुझे मतलब. ओके, शकील साहब, शाकिरुल्लाह साहब, व्हाट आर योर ऑब्जर्वेशंस अबाउट हिज इन्वेस्टिगेशंस?
Sir, investigation में if he is suspecting that there may be some infectious lesion or neoplastic, so he didn't mention regarding the MRS. So it will help us. And other thing, he should focus on the hydrocephalus in description of the investigation. ठीक। अच्छा मैडम आप बताएं इसकी जो एनाटॉमी थी, रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी, उसके बारे में आप कुछ बताएं कि क्या था उसका। जो एक तो डॉक्टर तनवीर का थ्रू आउट ये इम्प्रेशन था कि वो वाला लग रहा था सोल्जर विदाउट वेपन। तो जब ये तो एनाटमी को जैसे ही बता रहे तो उस वक्त ये लग रहा था कि इनको बताना ही आ रहा है। तो सिंपली जब भी आप कोई भी चीज एनाटमी पे स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले उसको एक्सेल कट बताओ, फिर T1 या T2 वेटेड इमेज बताओ, फिर उसके बाद आ जाओ आपको जो लियन नजर आ रही है। अब लियन के लिए जो भी वो हम MRI के ऊपर जो पहला फीचर बताते हैं वो हाइपोइंटेंस और हाइपरडेंस, और फिर उसको कंपेयर करते हैं सराउंडिंग ब्रेन पैरेन्काइमा से। तो आपका ये वर्ड होगा हाइपोइंटेंस, और ये हाइपोडेंस लियन थी, सराउंडिंग ब्रेन पैरेन्काइमा। फिर ये है कि कोई चीज है फोर्थ वेंट्रिकल कैन नॉट बी कमेंटेड है, प्रॉब्ली इट इज कॉजिंग द कंप्रेशन ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल, क्योंकि इसके सराउंडिंग में CSF क्लेफ्ट नजर नहीं आ रही थी। तो इसका मतलब है कि दिस इज समथिंग व्हिच इज सिचुएटेड आउटसाइड द फोर्थ वेंट्रिकल। ठीक है, तो आप ये बोलेंगे कि दिस सीम्स टू बी समथिंग अपीयरिंग व्हिच इज कॉजिंग द पुशिंग ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल, बट कैन नॉट बी कमेंटेड बिकॉज आई विल नीड फर्दर फिल्म्स टू कंफर्म इट फर्दर। फिर आपको आगे ये बोलना था कि दिस लियन इज कॉजिंग द रीचिंग अप टू द ब्रेन स्टेम एंड इट इज कॉजिंग द कंप्रेशन ऑफ द ब्रेन स्टेम लिखना है। देयर इज आल्सो एविडेंस, पता नहीं हाइड्रोकेफलस का मुझे भूल गया, देयर इज आल्सो एविडेंस ऑफ हाइड्रोकेफलस or however the surrounding brain canvas, cisterna magna or rest of the that is cerebellum appears to be normal, however displays cerebral hemisphere। फिर अब आ जाएंगे कि उसके अंदर जो sagittal view था, तो sagittal view के अंदर है it appears to be arising from the inferior medullary velum है, it is pushing the it is extending upward है, but it is not going downward। और उसके अलावा जो है यानी फॉर्मन मेजेंडा और लुशिका के ऊपर भी आपको कमेंट करना था, अगर एपेंडाइमोमा या मेडुलोब्लास्टोमा का बताना था। फिर उसके अलावा जो है ये जो है रेडियोलॉजी पे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थी, लेकिन थ्रू आउट जो डॉक्टर तनवीर का इम्प्रेशन लग रहा था। जी बोलूं? हाँ बोले। तो थ्रू आउट जैसे जब हम हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं तो पोस्टीरियर फोसा लियन के लिए एक निमोनिक है, दैट इज बीम हैट, मैंने तो याद किया हुआ था। ब्रेनस्टेम ग्लाइमा, एपेंडाइमोमा, एस्ट्रोसाइटोमा, मेडोब्लास्टोमा, हिमेंजियोब्लास्टोमा, एटिपिकल टेरेटोमा, रेब्डोइड ट्यूमर, फिर जो है मेटास्टेसिस होती है रिब्स ट्यूमर। तो ये सारी चीजें डिफरेंशियल आपने हिस्ट्री में एक्सक्लूड करनी थी, ये इन्होंने कहीं एक्सक्लूड की नहीं। इसीलिए फिर जब आपसे एग्जामिनेशन पूछी जा रही थी और डिप्लोपिया पूछा जा रहा था, क्योंकि ब्रेनस्टेम ग्लाइमा इनके जहन में ही नहीं था तो इनको आ नहीं रहा था। फिर आप जब अच्छा डॉक्टर असद भी हमारे पास हैं, असद अब्बास, आप उसकी ट्रीटमेंट पे जरा कमेंट करें। पहले आपको हम वेलकम करते हैं डॉक्टर असद। चलो ठीक है जी। डॉक्टर मुमताज। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। हाँ सर, इसने सर मैनेजमेंट में जो है ना वो सही नहीं बताई, क्योंकि उसमें इसने पहले तो शुरू में हिस्ट्री में डिफिकल्टी इन सोइल यार हिस्ट्री छोड़ो ना, आपसे जो पूछा इसकी ट्रीटमेंट भी बताओ ना। जी सर, जो चीज आपसे तो पूछ जा रहे जो है ना मतलब काउंसलिंग वगैरह। जी सर, तो इसने जो है ना मतलब काउंसलिंग के लिए सर नहीं बताया, तो काउंसलिंग जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो और उसमें सर मतलब काउंसलिंग जो है ट्रेकियास्टमी के लिए और पेस्टास्टमी के लिए करनी है इसमें मेडुलोब्लास्टोमा में। और उसके अलावा इसने जो हाइड्रोसेफलस बताया, विपिशन करेगा हाइड्रोसेफलस में, तो उसके मतलब कॉम्प्लिकेशंस जो है ना वो नहीं बताया सही। बाकी अप्रोच तो मिडलाइन सबऑक्सीपिटल क्रेनियोटमी बताई, लेकिन उसके फिर स्टेप्स में कुछ मतलब सर छोड़ रहा था कुछ स्टेप्स। बाकी सर कॉम्प्लिकेशन सही बताई। कुछ बोलना ये डॉक्टर फारूक भी बता रहे हैं, आपको उसकी कोई ऑब्जर्वेशन हो? काफी बेहतर इसकी प्रेजेंटेशन थी आज। ये है कि जो बाकी पहले भी लोग कह रहे थे उनमें भी और इनमें भी, हालांकि हमारे पास जूनियर है तो काफी अच्छी प्रेजेंटेशन थी इनकी, हिस्ट्री भी और एग्जामिनेशन भी। यहाँ कुछ चीजें जस्टिफाइबल नहीं थी इनके पास, तो वो अभी इनको थोड़ा सा पढ़ना, टॉपिक पढ़ा नहीं शायद इनको ज्यादा, तो उसमें पढ़ाई की जरूरत है उसके अंदर। बाकी एक एग्जामिनेशन में आपने हर चीज बतानी है, जैसे सर ने बोला कि आपको जब तक एग्जामिनर रोके नहीं
तो आपने रुकना नहीं है। जो भी चीज़ आपसे पूछी है, फॉर एग्जांपल आपसे पूछा कि आप एग्जामिनेशन में क्या देखेंगे, तो आप बोलते हैं, आपने रुकना नहीं जब तक आपको एग्जामिनर रोके नहीं, ठीक है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल इररिलेवेंट चीज़ें पूछने लग जाएं, जैसे अगर आपका ब्रेन का है तो आप उस पे जो है स्पाइन पे लगे हुए पूरा टाइम, ऐसा नहीं है। जो रेलिवेंट है उसको आप बहुत तरीके से और उसके एक वे के अंदर बोलते जाएं उसके अंदर। तो सिमिलरली रेडियोलॉजी है, तो उसमें फिर आप स्टार्ट करें जो नॉर्मल स्ट्रक्चर्स हैं उसको भी आप कमेंट करें। अगर आपको एग्जामिनर नहीं रोक रहा तो आप सिर्फ पॉजिटिव फाइंडिंग ना बताएं, फिर आप जो नेगेटिव फाइंडिंग्स हैं या जो नॉर्मल स्ट्रक्चर्स हैं उनके ऊपर भी कमेंट करें, जब तक कि वो आपको स्टॉप नहीं करेंगे। क्योंकि वो आपसे सुनना चाहता है कि आपको बाकी एनाटॉमी भी आती है या नहीं आती इसके ऊपर, रेडियोलॉजी के ऊपर भी। सिमिलरली जब आपसे पूछा कि मिडल फोसा का, तो आपने उसके ऊपर फिर जो आपने ये तो बोला कि जो है वो टेम्पोरल हॉर्न देखूंगा, लेकिन आपने कमेंट नहीं किया कि इसमें नजर आ रही है नहीं आ रही, ठीक है। तो जो चीज़ आपने देखनी है उसको आपने कमेंट जरूर करना है कि ये आपको पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। इसी तरह से बाकी भी आपने ब्रेन स्टेम का कहीं जिक्र नहीं किया इसके अंदर, कि जब आप रेडियोलॉजी बता रहे थे कि आपने फोर्थ वेंट्रिकल का आपने बार बार बताया कि उसके अंदर कंप्रेशन हो रहा है, लेकिन आपने ब्रेन स्टेम का जिक्र बिल्कुल भी नहीं किया कि उसके अंदर कंप्रेशन हो रहा है। स्पेशली जब आप इसका ये वाला व्यू देखते हैं, इसमें आप देखें तो कितना आगे पुश हुआ उसका ब्रेन स्टेम, लेकिन आपने उसके ऊपर कमेंट नहीं किया। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने इसके अंदर कमेंट जरूर करें सब चीज़ों के ऊपर। फिर हाइड्रोसेफलस के ऊपर भी आपने जब रेडियोलॉजी करे थे आपने कहीं जिक्र नहीं किया, ना इस व्यू के ऊपर ना उस व्यू के ऊपर, कि जो इसको डायलिटेशन ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल या थर्ड वेंट्रिकल भी हो रहा है साथ में। लेकिन आप जब ट्रीटमेंट पे गए तो आपने फौरन से बोला कि मैं पहले हाइड्रो को ट्रीट करूंगा फिर उसको करूंगा। लेकिन रेडियोलॉजी में भी आपको इसको जिक्र करना है, जो भी चीज़ें हैं आपको हर चीज़ नॉर्मल है अब नॉर्मल है, आपने सब चीज़ों का जिक्र करना है, ठीक है। तो बाकी एक ओवरऑल अच्छी प्रेजेंटेशन थी, तो इंशाल्लाह आगे इम्प्रूव करेंगे। ओके, अच्छा ठीक है, काफ़ी चीज़ें अच्छी थी, लेकिन अब तनवीर भी जो है ना मैच्योर है, उसकी न्यूरोसर्जरी ट्रेनिंग खत्म हो गई है, तो इसमें यू शुड एक्सपेक्ट गुड थिंग्स फ्रॉम हिम। यानी ही शुड नॉट बी एवरेज और बिलो एवरेज, ही शुड बी अबव एवरेज। अभी मैच्योर है। हिस्ट्री आपकी ठीक थी, इसमें कुछ चीज़ें आपने हेडेक की तरह पूरा सही एलाबोरेट नहीं किया जो कि होना चाहिए था ना, क्योंकि इसमें मेनली हेडेक बता रहा था। बाकी इफ यू आर सस्पेक्टिंग लीजन इन द पोस्टीरियर फोसा, तो पोस्टीरियर फोसा में ब्रेन स्टेम है, क्रेनियल नर्व है, फोर्थ वेंट्रिकल है, सेरिबेलम है, तो आपने हर एक चीज से पूछना है। हर चीज की टिपिकल क्वेश्चन है। ब्रेन स्टेम के लिए आप जो है ना डिफिकल्टी इन वॉकिंग एंड डिप्लोपिया, सेरिबेलम के लिए बैलेंस, फोर्थ वेंट्रिकल के लिए हेडेक और विजन, क्रेनियल नर्व्स के लिए डिफिकल्टी इन सॉल्विंग। तो ये टिपिकल क्वेश्चंस है जो कि पोस्टीरियर फोसा में पूछने चाहिए। फिर एग्जामिनेशन में उसको बार बार कह रहे कि भाई आप लोब्स करेंगे कि नहीं, ओके मैं लोब नहीं करूंगा। आप क्यों नहीं करेंगे लोब? दैट इज पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन। अगर ब्रेन का है और आप लोब नहीं करना चाहते तो भाई ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर है। यू शुड डू दैट, ठीक है। बाकी इस एग्जामिनेशन ठीक था, लेकिन लोब पे बिल्कुल आड़ा था कि मैं नहीं करूंगा। भाई अगर आप लोब नहीं कर रहे हैं तो फिर बाकी चीज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वी डोंट नो कि भाई कहाँ पे लीजन क्या है। क्या पोस्टीरियर फोसा में ऐसा नहीं हो सकता कि भाई पोस्टीरियर फोसा में भी लीजन है और दूसरा लीजन ऊपर हो, तरह भी हो सकता है। तो लोब एग्जामिनेशन स्पेशली इन ब्रेन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इन्वेस्टिगेशन पे जब हम आ रहे हैं और उससे हम पूछते एक्सरे चेस्ट क्यों करना चाहते हैं, और उसमें वहाँ पे यानी उसने इंक्लूड भी कर दिया डिफरेंशियल में हिस्ट्री पे भी और एग्जामिनेशन पे भी ट्यूबरकुलोमा भी हो सकते हैं। तो व्हाई यू आर नॉट मेंशनिंग दैट? एक्सरे चेस्ट में क्या ट्यूबरकुलोसिस की फाइंडिंग आपको नहीं मिल सकी? जब मैं उसको डीएलसी पे आता हूँ, आपने जब ट्यूबरकुलोमा दिया है तो आप यहाँ पे नहीं कर सकते, आप इशार करा लिया अगर आपने ट्यूबरकुलोमा डिफरेंशियल में डाला है। फिर जो ना यानी उसने खुद शुरू में डिवाइड किया कि भाई बेसलाइन स्पेसिफिक रिलेवेंट, लेकिन रिलेवेंट उसने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की। रिलेवेंट जो स्पाइन का एमआरआई है दैट इज रिलेवेंट। अगर आपने पहले एमआरआई ब्रेन देखा, उसमें आपको लग रहा है कि यार मेडुलोब्लास्टोमा में एपेंडाइमोमा में जिसमें ड्रॉप मेट्स के चांसेस हैं, तो उसके बाद आप कर ले। शुरू में आप कैसे करेंगे? अगर एक तरफ से आप कह रहे हैं कि भाई ब्रेन स्टेम भी मेरा डिफरेंशियल है, तो फिर आप ब्रेन स्टेम में तो हम पूरा स्पाइन नहीं कर देंगे। उसमें आप देख लें कि भाई अगर पोस्टीरियर फोसा में लीजन है जिसमें मेडुलोब्लास्टोमा में टॉप पे और फिर एपेंडाइमोमा उनमें ड्रॉप मेट्स के चांसेस होते, तो आप इन दैट कंडीशन यू गो फॉर द एमआरआई द होल स्पाइन, पूरा स्पाइन न्यूरो एक्सिस के पूरा करा ले। इसमें जो डिफरेंशियल आपने देने हैं आपने उस बेस पे रिलेवेंट करने हैं। आपने ट्यूबरकुलोमा दिया है तो आपने रिलेवेंट एक्सरे चेस्ट मेंशन करके मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। आपको मेडुलोब्लास्टोमा दिख रहे हैं तो उसमें आप रिलेवेंट में आप वो कर ले, एमआरआई या फिर होल स्पाइन कर ले। फिर ट्रीटमेंट पे बात आई। अच्छा, उसके जो इन्वेस्टिगेशन में इसके जितने भी एनाटॉमी बताई तो उसने सिवाय इसके ये आप उसने सही बताया जो ट्रांसलेट। बाकी हाउ कैन स्टर्नम मैग्नम बी अबव? स्टर्नम मैग्नम तो यहाँ पे इधर होना चाहिए, इस तरह। यहाँ पे ये जो है ना ये एक इंटीरियर का मेजर होता है, एक
पोस्टीरियर कैमेशोर होता है कि हेबनिलर कैमेशोर भी होता है, 3 कैमेशोर होते हैं। आपने सही नहीं बताया, ये मास इंटरमीडिएट का रीजन है और नहीं बताया उसने। यहाँ पे बेसिलर आर्टरी जा रहे जो कि वो प्री मेडुलरी सिस्टम ना, भाई प्री पोंटाइन सिस्टम में होते हैं, प्री मेडुलरी सिस्टम में गलत हम नहीं करते सर। फिर जो है ना, जब वो शंट आप कर रहे हैं तो शंट की इस पेशेंट में भाई देयर आर लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशन कैन बी विद शंट। इसमें अपवर्ड हर्निएशन हो सकती है, शंट की अपनी कॉम्प्लिकेशन है, इन्फेक्शन, ब्लॉकेज। फिर अगर ये मेडुलर ब्लास्टोमा है या एपिंडाइमोमा है तो क्या शंट में इसमें मेट्स के चांसेस होते हैं कि भाई द ट्यूमर सेल कैन गो टू द क्या कहते हैं एब्डोमेन, वो चीज बतानी पड़ती है। फिर ड्रेन की अपनी कॉम्प्लिकेशन है, अपने फायदे हैं, अपना नुकसान है। तो ये जो 3 चीजें हैं, थर्ड वेंट्रिकुलोस्टोमी, ड्रेन, शंट, इन तीनों के फायदे नुकसान ये 100% पूछते हैं। अच्छा, इसने पहले शंट डाला, बाद में काउंसलिंग कर रहा है। बस काउंसलिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ट्रीटमेंट। तो अब जब भी ट्रीटमेंट हो आपने काउंसलिंग से स्टार्ट करनी है। फिर जब आप ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि व्हाट डू मीन बाय रिवर्स ट्रेंडी-लिम्बर्ग पोजीशन। क्या हमने कभी रिवर्स ट्रेंडी-लिम्बर्ग पोजीशन आप करते हैं कभी? मिडलाइन प्रोन पोजीशन में कर लो। तो ये नए अल्फाज यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करें और जो है ना आप रिसेक्शन कर रहे हैं उसकी कॉन्डाइल्स की। भाई कितने कॉन्डाइल हमने रिसेक्ट किए अभी तक? तो नेवर डू न्यू थिंग्स। जो चीजें वार्ड में होती हैं आप कह रहे कि भाई मैं इंसिजन दूंगा C2 तक। हमने कब C2 तक इंसिजन तो आप मिड सर्वाइकल तक दें, C2 में आप नहीं एक्सपोज कर सकते। लंबा इंसिजन हम देते मिड सर्वाइकल तक, तब भी आपको स्पेस मिल सकती है। और इसमें बाकी जो आप हिस्टोपैथोलॉजी भी इतना सही नहीं बता पा रहे थे, बाकी ट्रीटमेंट कॉम्प्लिकेशन एनीहाउ इट वाज एवरेज। तो आपकी हिस्ट्री भी ठीक थी, एग्जामिनेशन भी सही था, सिवाय लोग आपने नहीं थी। इन्वेस्टिगेशन में आप बता तो सारे रहे थे लेकिन इसमें आप 5 रहे थे, आपकी जस्टिफिकेशन कम थी। So next time try your best to do the things properly. So it was low average, this was average. इसमें अगर ऐसे में आपने शॉर्ट केसेस भी अच्छे किए हो तो उसमें फिर चांसेस होते हैं कि आप पास हो जाए। ठीक है, अगर किसी कोई और कमेंट हो या कोई पूछना चाहता हूँ या कोई और चीज तो बस ठीक है, वरना फिर हम बंद कर लेंगे। सर मुझे कुछ पूछना है सर। अगर मैंने एग्जामिनर से ये कहा कि मैं इसका चेस्ट एक्सरे कराऊंगा और मेरे ज़हन में था कि ये मेडुलोब्लास्टोमा है और मैं भूल गया था कि मुझे टीबी में या वगैरह करना, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं मेट्स के लिए यानी लंग्स में मेट्स के लिए चेस्ट एक्सरे करा रहा हूँ? ये मुझे बताएं कि आपने कितने ब्रेन ट्यूमर मेडुलोब्लास्टोमा चेस्ट में मेट्स देखे? आपने कितने देखे अभी तक? मैंने एक भी नहीं देखा सर। तो फिर आप क्यों बता रहे हैं सर चीजें? मतलब मैं इससे जस्ट पूछ रहा हूँ सर कि क्या नहीं, तो आप भाई आप जो है आप एग्जामिनर को गालियां देंगे कि नहीं बस जस्ट मैं बता रहा हूँ आपको, बस ये मेरे ज़हन में नहीं था लेकिन मैं सिर्फ गालियां सिर्फ देना चाहता हूँ। सर को नहीं करते ना। ओके सर। आप और सर इसमें आप मैच्योर हैं, आपने पढ़ा है, आपने बिल्कुल टू द पॉइंट इस तरह आप बताएंगे तो एग्जामिनर, मैं बताऊं एग्जामिनर कभी नहीं कहे कि आपने अच्छा बताया बुरा बताया। तो हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं तो आराम से जो आप उठते हैं अपना नंबर लगाते हैं। तो आपने अगर ये बताया कि इसमें मैं इसलिए देखना चाहता हूँ कि छोटा बच्चा है और इसमें मेट्स ना हो तो फिर आप गए। जी ओके सर। सर दूसरा क्वेश्चन सर ये सर कि इस पेशेंट में मैं सर सेफ्टी बलोर करूंगा, वीपी शंट करूंगा या ईवीडी डालूंगा? बिकॉज अगर मैं वीपी शंट करता हूं तो उसमें सीडिंग के चांसेस बहुत ज्यादा हैं सर ना, तो मुझे क्या करना चाहिए इस पेशेंट में सर? यार देखिए, उस वक्त आपने एक चीज बताने कि देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस, लेकिन मैं शंट करूंगा और आप जो भी करेंगे उस पर आप अड़े रहो और उसको आप जस्टिफाई करो। ओके सर। इसमें तीनों चीजें ठीक है। इसमें आप ड्रेन भी कर सकते हैं, इसमें आप थर्ड वेंट्रिकुलोस्टोमी भी कर सकते हैं, इसमें आप शंट भी डाल सकते हैं और ठीक है। लेकिन आप कोई एक करो कि भाई इसमें ये ऑप्शन है लेकिन मैं इसमें शंट करना चाहता हूँ। आप क्यों करना चाहते हैं फिर आप बताएं। कॉम्प्लिकेशन तो तीनों के हैं। आपने थर्ड वेंट्रिकुलोस्टोमी जी, लेकिन इस पेशेंट में मैं ड्रेन के फेवर में नहीं चाहूंगी क्योंकि ड्रेन ट्यूमर बहुत बड़ा है, तो जब ये भी ऑपरेट करेंगे तो बहुत ज्यादा स्कारिंग हो जाएगी। तो इधर आई विल गो विद द थर्ड वेंट्रिकुलोस्टोमी यहाँ पे वीपी शंट के ऊपर, इसलिए ड्रेन इज आउट ऑफ। थर्ड वेंट्रिकुलोस्टोमी का फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा? अगर आप देखें तो इसमें देखिए ये ब्रेन स्टेम बिल्कुल पुश हो चुका है सामने, यहाँ पे आपके पास स्पेस नहीं है। इसमें चांसेस है वर्टिब्रल जो बेसिलर आर्टरी डैमेज का दूसरा है कि थर्ड वेंट्रिकुलोस्टोमी जब करते हैं तो इट विल टेक 2 to 3 months कि हाइड्रो रिजॉल्व हो जाए। तो 2 to 3 months तक इतने बड़े ट्यूमर में हाउ कैन वी वेट? आपने जो भी आप करें आप जस्टिफाई करें उसको जी। तो इसके अंदर सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि वीपी शंट हो जाएगी या ड्रेन टेम्परेरीली, बस आप जो भी करें आपने जस्टिफाई करना है। इसका मेरा फायदा ये है, मुझे ये नुकसान हो रहा है।
जी चलें। ओके सर, थैंक यू सर, शुक्रिया सर। तो दिस विल बी द पैटर्न ऑफ एग्जाम जो हम कर रहे हैं सेम, लेकिन आप लोग बिल्कुल जो है ना थोड़ा सा वो हो जाए, जो बोले सोच समझ के बोले, इधर उधर की चीजें आप बोलेंगे तो आप फंस जाएंगे इसमें। एक्सक्यूज मी सर, जी एक्सक्यूज मी सर, जी जी अगर डिप्लूपिया चेक करना है, हाँ ये एक साइड पर है, दोनों साइड हाँ बाइनोकुलर या मोनोकुलर, तो इसमें कवर टेस्ट जो करते हैं कि एक आंख बंद करेंगे और दूसरे से चेक करेंगे। इसमें ऐसा है ना कि भाई सामने आपने उसको एक इमेज रख दिया कि उसको वो कह रहे कि मुझे दो दो नजर आ रहे हैं, ठीक है। जी सर। ये सपोज 6 तरफा से है, उसको दो दो नजर आते हैं। नो वी डोंट नो कि ये राइट आई की वजह से है कि लेफ्ट आई की वजह से। तो लीजन को आप ऐसा करें कि सामने उसने रखा है, लेकिन इस पेशेंट का एक आंख आप बंद कर लें और देख लें ये जो इमेज नजर आते हैं दो, एक इसमें ट्रू इमेज होता है, एक फॉल्स होता है, ठीक है। जिस आई की वजह से वो फॉल्स इमेज गायब होता है, जिस आई की बंद होने से फॉल्स इमेज गायब होता है, तो दैट इज द साइड जिसमें डिप्लोपिया है। वन ओके समझ आ गया इसकी ना। जी सर। दूसरा ये है कि जब एक आंख बंद करें और उनसे पूछे कि दोनों इमेज के बीच में फासला कितना है, फिर दूसरी आंख बंद करें और एक से देखें दोनों में फासला कितना है। जिस आंख के खुलने से दोनों इमेज में फासला ज्यादा हो, या जिस आंख के बंद करने से फासला कम होता हो, तो द अदर आई इज इन्वॉल्व, ठीक है। आगे ना जी सर, कि जिस आंख की बंद करने से अगर इमेजेस का फासला हेलो सर जी जी कम होता है हाँ तो दूसरी आंख में मसला है। दूसरी आंख में मसला है, या जिस आंख के बंद करने से फॉल्स इमेज गायब होता है उसी आंख में मसला है। ठीक है सर। समझ आ गया ना। जी सर। ये शॉर्ट रंगाचारी उसमें लिखा हुआ है, पता नहीं कौन सा चैप्टर है जिसमें ये चीजें हैं, तो वहां पे कहीं लिखा हुआ है, जब देख लें। ओके सर। ठीक है भाई। तो कल क्या टॉपिक है हमारा? हाँ, कल हमारा लॉन्ग किस नहीं हो, कल हमारा टॉपिक प्रेजेंटेशन को टॉपिक किसका है? ये भी आप लोग पढ़ के आए जी। डॉक्टर शाहजहां सर क्रेनियोफ्रेंजियोमा। कल क्रेनियोफ्रेंजियोमा है। क्रेनियोफ्रेंजियोमा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आप जितने भी एग्जाम वाले लोग हैं ये भी सारा पढ़ के आ जाए, क्रेनियोफ्रेंजियोमा A to Z, जो भी चीज आप लोग डिस्कस करें इसमें, ठीक है। ओके। तो ये जो ना, ये आपका बायो भी कवर करेगा, ये आपका टॉक्स भी कवर करेगा, ये आपका लॉन्ग केस शायद आ जाए, शायद आपका शॉर्ट केस आ जाए, नेवर नो। तो ये क्रेनियोफ्रेंजियोमा आप लोग पढ़ के आए और ऐसा पढ़े कि बिल्कुल आप सारा दिन जो ना क्रेनियोफ्रेंजियोमा पढ़े, ठीक है। उस पे पॉइंट्स लिख ले, अपनी किताब में चीजें कर ले, उसके रेडियोलॉजिकल डिस्कशन होगी, उस पे सब चीजें डिस्कस होगी। तो आप लोग पढ़ के आए और जो बंदा प्रेजेंटर है उसको पूरा सुन ले, और जो आपने ऐड करना है, जो आपने कमेंट्स देने हैं, यू विल बी देयर, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह। थैंक यू। शुक्रिया सर, अस्सलाम वालेकुम।